दोस्तों, जब रशिया ने 2022 में यूक्रेन पर हमला किया तो पूरी वेस्टर्न दुनिया ने सोचा कि अब बस रशिया कुछ ही हफ्तों में तबाह हो जाएगा। CNN, BBC और हर बड़े न्यूज़ चैनल की हेडलाइंस थी रशियन इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है। पुतिन के पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, पीछे हटना। लेकिन आज 3 साल बाद न सिर्फ रशिया अपनी जगह मजबूती से खड़ा है बल्कि उसकी इकोनॉमी पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। 2023 में रशिया की जीडीपी ग्रोथ थी 3.6% और 2024 में ये ग्रोथ पहुंच गई 4.1% तक। सैंक्शंस के बावजूद रशिया की इकोनॉमी ने ग्रो किया। तो सवाल ये है कि रशिया ने ऐसा क्या किया, वो कौन से राज और स्ट्रेटजीज थी जिससे वेस्टर्न दुनिया की प्रेडिक्शंस को गलत साबित कर दिया। राज टीवी के सफर में एक और कदम। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि वेस्ट ने पहली दफा रशिया पे सैंक्शंस लगाई हैं तो आप गलत हैं। रशिया पर सैंक्शंस कोई नई बात नहीं है। 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया पर कब्जा किया तब भी वेस्टर्न कंट्रीज ने उसकी इकोनॉमी पे अटैक करने की कोशिश की थी सैंक्शंस के जरिए। गोल ये था कि रशिया को तनहा कर दिया जाए और उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए। शुरू में कुछ इम्पैक्ट जरूर हुआ, रूबल की वैल्यू नीचे गिर गई और थोड़ा इकोनॉमिक प्रेशर भी पड़ा। लेकिन 2022 में गेम बदल गई। जब रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल हमला किया तो वेस्ट ने काफी सोच समझकर मदर ऑफ ऑल सैंक्शंस लॉन्च कर दी। रशियन बैंक्स को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से निकाल दिया गया। रशिया के यूरोप में रखे $300 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया गया। फिर आया सबसे बड़ा फैसला, एनर्जी सेक्टर पर बैन। अमेरिका ने रशिया का ऑयल, गैस और कोल इंपोर्ट करना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। यूरोप ने भी आहिस्ता आहिस्ता रशिया का फ्यूल लेना कम कर दिया और यहाँ वेस्ट को लगता था कि रशिया गिर जाएगा। लेकिन रियल ट्विस्ट तो अब शुरू होना था, क्योंकि यूरोप की 40% एनर्जी सप्लाई रशिया से जा रही थी और इस सडन बैन का सबसे पहला नतीजा ऑयल की प्राइसेस $130 पर बैरल से भी ऊपर चली गई। रूबल कोलैप्स कर गया और रशिया के अंदर पैनिक फैल गया। हर तरफ अफवाहें थी कि अब रशिया खत्म। हर तरफ एनालिस्ट कह रहे थे कि रशिया अब गिरने वाला है, ये सिस्टम सरवाइव नहीं करेगा। लेकिन जो अगला मूव रशिया ने खेला उसने पूरी दुनिया का एनालिसिस उल्टा कर दिया। रशिया ने फौरन अपना फोकस यूरोप से हटाकर एशिया पे शिफ्ट कर दिया और सबसे पहले जिन्होंने हाथ बढ़ाया वो थे चाइना और इंडिया। इन कंट्रीज को रशिया ने नए नए डिस्काउंटेड डील्स और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर किए। 2024 तक रशिया और चाइना का टोटल ट्रेड $240 बिलियन क्रॉस कर गया और इंडिया, जो पहले रशिया से ऑलमोस्ट जीरो ऑयल लेता था, वो बन गया रशिया का सबसे बड़ा ऑयल बायर, इंपोर्टिंग 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे। जहां वेस्ट ने एक्सपेक्ट किया था कि रशिया आइसोलेट हो जाएगा, वहां रशिया ने नए दोस्त ढूंढ लिए जो सिर्फ दोस्त नहीं बड़े खरीदार भी बन गए। यहां रशिया ने फिर एक अनएक्सपेक्टेड मूव खेला, शैडो फ्लीट। ये एक सीक्रेट ऑयल टैंकर्स का नेटवर्क था जिसमें 400 से ज्यादा शिप्स शामिल थीं, जो न किसी रूल में आती थी न किसी ट्रैकिंग में। ये टैंकर्स अपना GPS बंद कर देते और रूट्स चेंज करते रहते और ऐसे मुल्कों में रजिस्टर थे जहां लॉज बहुत रिलैक्स हैं, इसलिए पता ही नहीं चलता था कि ये शिप्स असल में रशिया के हैं। ये टैंकर्स छोटे या एनोनिमस कंपनीज के नाम पर चल रहे थे और जब ये रशियन पोर्ट से निकलते तो मल्टीपल टाइम अपनी डायरेक्शन को चेंज करते, फिर किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर रुककर ऑयल को दूसरे टैंकर्स में ट्रांसफर करते ताकि असल सोर्स ट्रेस ना हो। इस टेक्निक के जरिए रशिया ने अपना तेल इंडिया, चाइना, टर्की और हत्ता के कुछ वेस्टर्न कंट्रीज तक भी पहुंचा दिया बिना किसी डायरेक्ट लेबल के। 2024 तक $20 बिलियन का फ्यूल इसी शैडो फ्लीट के जरिए एक्सपोर्ट किया गया। जब दुनिया रशिया को रोकने की कोशिश कर रही थी तो रशिया उनकी आंखों के सामने ऑयल बेच रहा था, लेकिन कोई देख नहीं पा रहा था। रशिया ने 2024 तक अपना डिफेंस बजट
$132 बिलियन तक बढ़ा दिया, जो कि रशिया के जीडीपी का ऑलमोस्ट 6% बन गया। इस बजट से नई आर्म्स फैक्ट्रीज बनाई गई, मिलिट्री व्हीकल्स असेंबल किए गए, टैंक्स, मिसाइल्स और गोला बारूद तैयार हुआ। जहां फैक्ट्रीज बनी वहीं हजारों लोगों को नौकरियां मिलने लगीं। सब जगह काम और डिमांड बढ़ गई। जो चीजें पहले रशिया बाहर से इंपोर्ट करता था, अब वही फैक्ट्रीज के अंदर बनने लगी। सैंक्शंस के बावजूद रशिया ने खुद के मिसाइल्स, ड्रोन्स और डिफेंस इक्विपमेंट बनाने स्टार्ट कर दिए। इस सेल्फ रिलायंस का सबसे बड़ा असर पड़ा अनएम्प्लॉयमेंट पे। रशिया में लोगों को फील हुआ कि वार के बावजूद काम चल रहा है। जब वेस्ट ने रशिया पे फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाई तो उसका सबसे बड़ा गोल ये था कि रशिया को यूएस डॉलर सिस्टम से निकाल दिया जाए, क्योंकि दुनिया का ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होती है। इसलिए वेस्ट ने सोचा अगर रशिया डॉलर से ट्रेड नहीं कर सकेगा तो उसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। मगर रशिया ने एक और जीनियस मूव किया। उसने स्टार्ट किया डॉलर फ्री ट्रेड मॉडल। अब रशिया चाइनीज युआन, इंडियन रुपीस, टर्किश लीरा और हत्ता के गोल्ड तक का यूज कर रहा है इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए। रशिया ने सिर्फ अपने लिए न्यू पेमेंट सिस्टम बनाया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया कि डॉलर के बगैर भी सर्वाइवल पॉसिबल है। और यहीं से स्टार्ट होता है ब्रिक्स का असली रोल। रशिया ने सिर्फ बाहर के मुल्कों का सहारा नहीं लिया, उसने अपने अंदर की इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग बनाने का प्लान बनाया। दोस्तों, जब दुनिया सोच रही थी कि रशियन लोग सैंक्शंस से डरकर अपना खर्च बंद कर देंगे, तो रशिया ने फौरन मूव किया। आम शहरियों को दी सब्सिडीज और स्पोर्ट्स पैकेजेस, ताकि लोगों को फील हो कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल है और गवर्नमेंट हमारे साथ है। आज रशिया की जीडीपी का 70% सिर्फ डोमेस्टिक स्पेंडिंग से जनरेट हो रहा है। लोग शॉपिंग कर रहे हैं, बिजनेसेस चल रहे हैं और टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रही है। रशिया ने बाहर के साथ साथ मुल्क के अंदर भी ये फाइट जीती। रशिया की इकोनॉमी फिलहाल तो स्टेबल लग रही है, लेकिन इतनी ज्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग का एक बहुत बड़ा नुकसान है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। दोस्तों, 2024 के एंड तक रशिया का इन्फ्लेशन रेट 9.2% तक पहुंच गया है, जिसका मतलब है प्राइसेस बढ़ रही हैं, लोगों की सेविंग्स की वैल्यू कम हो रही है और इकोनॉमी हीट हो रही है। अगर ये इन्फ्लेशन स्टैटिकली हाई रहा तो रशिया को सीरियस पब्लिक प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। वॉर इकोनॉमी ने जॉब्स जरूर दी हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ हथियार बनाना सस्टेनेबल नहीं होता। बाकी सेक्टर्स जैसे बैंकिंग, आईटी, इनोवेशन, ये सब पीछे रह जाते हैं जब इकोनॉमी सिर्फ मिलिट्री फोकस करती है। रशिया को डाइवर्सिफाई करना होगा ताकि वो रियल इकोनॉमिक पावर हाउस बन पाए। रशिया हिस्टोरिकली दोस्तों वेस्टर्न टेक पे डिपेंड करता रहा है, जेट इंजन्स हो, वो माइक्रोचिप्स हो या फिर इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर्स। आज सैंक्शंस की वजह से ये सब एक्सेस बंद हो चुकी है। रशिया ने जरूर लोकल अल्टरनेटिव्स बनाए हैं, मगर इनोवेशन और क्वालिटी में वो अभी भी पीछे हैं। जब वेस्ट ने सोचा कि वो रशिया को आइसोलेट कर रहे हैं, तो असल में वो उसे और भी ज्यादा एंटी वेस्ट कंट्रीज के करीब कर रहे थे। सैंक्शन की वजह से रशिया सेल्फ सफिशिएंट बना और उसने ब्रिक्स जैसे अलायंस को स्ट्रॉन्गर बना दिया। ब्रिक्स में शामिल हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इन मुल्कों ने न सिर्फ लोकल करेंसीज में ट्रेड शुरू किया, बल्कि अपने बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम्स को भी डेवलप किया। अब ब्रिक्स में शामिल मुल्क म्यूचुअल डिस्कशन में हैं कि वो डॉलर की जगह एक कॉमन ब्रिक्स करेंसी को इंट्रोड्यूस करें। जिस तरह दुनिया आज डॉलर में ट्रेड करती है, कल को वो ब्रिक्स करेंसी यूज कर सकेंगे। अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का पावर सेंटर शिफ्ट हो जाएगा और फिर वेस्टर्न सैंक्शंस की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। वेस्ट ने रशिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने ऐसा ब्लॉक बना लिया कि जिसका तोड़ अब वेस्ट के पास भी नहीं है। ये पावर शिफ्ट है, दुनिया ईस्ट की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, चाहे आप रशिया के सपोर्टर हों या फिर उसके क्रिटिक, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि रशिया ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि वो अकेला नहीं और कमज़ोर भी नहीं। जिस तरह उसने पूरी वेस्टर्न दुनिया के अगेंस्ट स्टैंड लिया और अपनी इकोनॉमिक, मिलिट्री और पॉलिटिकल पोजीशन मजबूत की है, वो भी सिर्फ 3 साल के अंदर। वेस्ट का सोचा गया इकोनॉमिक वेपन सैंक्शंस उल्टा उन्हीं के खिलाफ काम
बंद कर गया और अब शिफ्ट आ रहा है दुनिया में। ये सिंपल नहीं है, ये पावर शिफ्ट है, वेस्ट का राज खत्म हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं राज टीवी की अगली वीडियो में, जहां हर राज से उगता है पर्दा। दोस्तों, हमने इस रिसर्च बेस्ड वीडियो के लिए जहां से इंफॉर्मेशन ली है वो तमाम रेफरेंसेस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं।